हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा साइंस। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, और बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आपका रहने वाला है। तो देखिए, खंड क दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसमें दिया गया है, प्राश्रव्य ध्वनि उपकरण 20,000 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति पर कार्य करते हैं, सत्य रहेगा या असत्य। तो प्राश्रव्य ध्वनि दिया गया है, प्राश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति पर काम करते हैं बच्चों, और जो अश्रव्य ध्वनि होती हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे के पे काम करती हैं, और जिनको हम सुन पाते हैं वो कितनी होती हैं, वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक रहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इससे ऊपर प्राश्रव्य होती हैं, इससे नीचे अवश्रव्य होती हैं, और इनके बीच वाली श्रव्य होती हैं जो हम सुन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईंधनों का जलना डैश प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो किसका ईंधन का जलना किसका कारण है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। बिटुमिन का कोई एक उपयोग लिखना है, तो ये किस में काम आता है बच्चे, ये पेंट में आता है, या ये आप इसको लिख सकते हो रोड बनाने में, ठीक है, सड़क बनाने में लिख लो, ठीक है, सड़क बनाने में काम आता है, सड़क बनाने में। नेक्स्ट देखिए, विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है। तो विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, शून्य आ जाएगा। फिफ्थ है, स्थिर वैद्युत बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो स्थिर वैद्युत बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो आपने अपने जो कॉम है, कंघा, उसको बालों में रगड़ के और जो पेपर के पीस हैं, टुकड़े हैं, उनके पास लेकर जाते हो, तो क्या उनको टच करने की ज़रूरत होती है, नहीं होती, दूर से ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये संपर्क बल नहीं हुआ, ये असंपर्क बल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो चुंबकीय बल होता है वो भी कैसा होता है, वो भी असंपर्क बल है, चुंबकीय बल भी असंपर्क बल है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो वो भी कैसा है, असंपर्क बल है। 3 असंपर्क बल हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम का निर्माण डैश में रहने वाले जीवों से हुआ था। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। पौधों में लगभग डैश प्रतिशत जल होता है। तो 90% जल जो है वो पौधों में होता है। उसके बाद है, निराई को परिभाषित करना है। तो खरपतवार को निकालना क्या कहलाता है, खरपतवार को फसल से निकालना, फसल 1 नंबर का है तो बस इतना ही बहुत है। फसल से निकालना क्या कहलाता है, खरपतवार को फसल से निकालना निराई कहलाता है। क्या कहलाएगा, निराई कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है 9th, गुरुत्व केवल पृथ्वी का गुण है। तो ये असत्य हो जाएगा। गुरुत्व जो है वो केवल पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि और भी जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं स्पेस के अंदर, उनका भी अपना एक गुरुत्व होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। अथवा में है, गुरुत्व बल का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो गुरुत्व बल का उदाहरण आपको बताना है। तो इसमें आप आंसर लिख देंगे, जैसे कोई भी चीज़ नीचे गिर रही है उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे सेब का गिरना, ठीक है, सेब का गिरना, ये गुरुत्व बल का उदाहरण हो जाएगा। पेशीय बल का एक उदाहरण दीजिए। तो पेशीय बल का क्या है, बाल्टी को उठाना, यानी मांसपेशियों से जो काम होगा वो, बाल्टी को उठाना, बैग को उठाना, ये सारे कार्य जो हैं कोई भी एक लिख सकते हो, बहुत आसान। अगला है, पेशीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों के द्वारा किए जाने वाला, मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने वाला बल, मांसपेशियाँ हमारी मसल्स होती है ना, मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सी 2 गैसों के बुलबुले जल में डूबे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जल में से विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसके अंदर H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी ये वाली ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। वन्य जीव समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं, सत्य रहेगा, ठीक है। अगर इनका अंधाधुंध प्रयोग किया जाए तो ये सब समाप्त हो सकते हैं।
खंड ख दिया गया है, वाहक का नाम लिखना है। मलेरिया परजीवी के वाहक कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया परजीवी की वाहक है, एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है। अगला है डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस की वाहक है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस ए के रोग कारक सूक्ष्म जीव क्या है? तो हेपेटाइटिस ए का क्या है? विषाणु रहेगा। क्या रहेगा? विषाणु। इसके बचाव का कोई एक उपाय लिखना है। तो बचाव कैसे कर सकते हैं? साफ पानी पीना। ठीक है, हमें बिल्कुल पानी जो है वो साफ पीना चाहिए। तो साफ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। तो ये आंसर लिख देंगे बचाव का उपाय कि या तो साफ पानी या उबला पानी पीना चाहिए, या दूसरा क्या हो जाएगा? पॉइंट टीकाकरण। टीकाकरण जो है हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है, उससे भी बचाव किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है क्या कारण है कि हम गुरुत्व बल के नीचे दबकर पिचक नहीं जाते? तो गुरुत्व बल के नीचे दबकर क्यों नहीं पिचकते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है, जिससे बाहरी दबाव संतुलित रहता है, इसलिए। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो चारों तरफ वायुमंडल का दबाव जो है वो हमारे शरीर का और उसका क्या रहता है? बराबर रहता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है अथवा में दिया गया है कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम क्यों होता है? तो कील जो है कुछ ऐसी होती है, तो इसका ऊपर का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और नीचे का बिल्कुल कम होता है, पॉइंटेड होती है। तो ऊपर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो हम ज़्यादा दबाव लगाएंगे तो क्या होगा? दबाव अच्छे से लग पाएगा। और नीचे नुकीली होती है ताकि जिस भी सरफेस में हम इसको अंदर जो है करना चाह रहे हैं, जहाँ भी कील लगाना चाह रहे हैं, आसानी से ये अंदर चली जाए। तो ये किसका होता है? ये क्षेत्रफल का पॉइंट रहता है। तो आप इसमें आंसर लिख दोगे कि छोटा क्षेत्रफल जो होता है उस पर उसके ऊपर बल अधिक होने से दाब बढ़ जाता है। ठीक है, और जब हम दाब डालते हैं तो जो कील है वो आसानी से अंदर चला जाता है। तो ये रीज़न रहेगा, और ऊपर चौड़ा होने की वजह से दबाव अच्छे से लग सकता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी का पूरा नाम लिखना है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा लाइट, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लिख सकते हो। लाइट की जगह प्रकाश लिख सकते हो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है। आसूत जल विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर लवण नहीं होते हैं, घुले हुए लवण नहीं होते, जिसकी वजह से ये अच्छा चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। प्रतिजैविक के नाम क्या हो जाएंगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पेनिसिलिन हो सकता है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपतन कोण बच्चे 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इसके बीच में क्या होगा? अभिलंब होता है। तो ये जो है आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 60 का होगा, परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आंसर यहाँ से लिख सकते हो परावर्तन का कोण 60 परावर्तन के नियम के अनुसार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पार्श्व परावर्तन क्या होता है? तो पार्श्व परावर्तन क्या होता है कि जब हम मिरर के अंदर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, या कोई भी वस्तु होती है उसका दायां जो भाग है वो बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां दाईं तरफ दिखाई देता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आंसर रहेगा दर्पण में बनने वाली प्रतिमा वस्तु के बाएं होने पर दाएं और दाएं होने पर बाएं दिखती है, और यही क्या कहलाता है? पार्श्व परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है अथवा में दिया गया है विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन से किस प्रकार भिन्न है? कोई दो अंतर आपको बताने हैं। विसरित और नियमित में अंतर बताना है मेनली आपको। ठीक है, हम 2 से ज़्यादा करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे कि विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप देखिए जो अनियमित सतह से परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन का जो यहाँ पे आप इसका चित्र बना सकते हो। विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो सरफेस होगा वो कैसा होता है? उबड़ खाबड़ सरफेस होता है। जैसे ही किरणें आती हैं वो किसी भी दिशा में निकल जाती हैं। ठीक है, कैसे भी करके वो निकल जाएंगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये क्या बनता है? विसरित परावर्तन बनता है।
नियमित में क्या होगा, चिकनी सतह से परावर्तन होता है और परावर्तित किरणें एक समान दिशा में जाती हैं। कैसे जाती हैं, एक समान दिशा में, और बिल्कुल जो सतह होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और जो किरणें निकलती हैं वो एक दूसरे के समानांतर निकलती हैं। ऐसे ये आएंगी और एक दूसरे के कैसे निकलेंगी, समानांतर निकलेंगी। डायग्राम के साथ आपको इसको करना है। सतह का प्रकार क्या रहेगा, ये खुरदरी और अनियमित सतह होती हैं, जैसे दीवार, कागज़, पत्थर। ये चिकनी और चमकदार सतह होती है, जैसे दर्पण हो गया, जल हो गया, शांत जल, है ना। इनकी दिशा जो है एक दूसरे के समांतर नहीं रहती, जो परावर्तित किरणें होती हैं, लेकिन इसमें समानांतर रहती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, इसके अंदर जो प्रतिबिंब होगा, जैसे आप दीवार में देखोगे तो उसमें स्पष्ट मतलब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो परावर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रफ सरफेस है, थोड़ा बहुत चमकदार है, तो भी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। उसके बाद है इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। उदाहरण देंगे, इसमें किताब का पृष्ठ, सड़क, कागज़, दीवार, कपड़ा, और इसमें दर्पण, चमकदार धातु, पानी की शांत सतह, ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे। हालांकि आपको 2 ही देने हैं, लेकिन हमने ज़्यादा किए हैं ताकि आपको पूरा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहे। अगला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु 2 सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो आवृत्ति क्या होगी। 7वां क्वेश्चन है। तो 2 सेकंड में कितने दोलन पूरे कर रही है, 20 पूरे कर रही है। 2 सेकंड में 20 दोलन। अब आपको पता है आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में कितने दोलन होंगे, वो आपको बताना है। तो 2 सेकंड में अगर 20 हैं तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 20/2, तो क्या हो जाएगा 10। तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, 10 हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति हो जाएगी। तो आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में पूरे की गई दोलन की संख्या। तो आंसर हमारा 10 हर्ट्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के कोई 2 संघटक क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो पेट्रोलियम के 2 संघटक, यानी पेट्रोल से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या है पेट्रोलियम के संघटक। एक तो एलपीजी लिख सकते हो, पेट्रोल लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डीजल है, ठीक है, केरोसिन है, ये सारे इसके संघटक हो जाएंगे। पैराफिन वैक्स लिख सकते हो, बिटुमिन लिख सकते हो, बिटुमिन है, पैराफिन, मोम है, ठीक है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गाड़ी चलाते समय हम पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं। कोई भी 2 सुझाव आपको देने हैं। तो गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय हमें जो है, एक तो गाड़ी की स्पीड उसको स्थिर रखना चाहिए। कभी एकदम से बहुत तेज़ स्पीड कर दी, कभी कम कर दी, कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अनावश्यक ब्रेकिंग से भी बचना चाहिए। समय समय पर वाहन का रख रखाव कराना ताकि अधिक इंजन खर्च ना करे, यानी सर्विस कराते रहना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, रख रखाव करना यानी सर्विस कराना, ताकि ईंधन अधिक खर्च ना हो। और अगर बहुत देर के लिए रेड लाइट है तो हमें इंजन को बंद कर देना चाहिए। ये भी एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, कोई 3 कारण बताने। तो जैविक खाद जो है, यानी जो मैन्योर होता है, जो चीज़ों को, ये सब्जियों के छिलके और इस तरह की चीज़ें, जो गोबर होता है उससे जो खाद बनती है वो जैविक खाद कहलाती है। तो वो अच्छी क्यों होती है उर्वरक से। तो एक तो ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती, और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर पोषक तत्वों को उपलब्धता बढ़ाती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है वो जो हमारी फसल होती है उसको अच्छा करने में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंचाई के कोई 3 पारंपरिक तरीकों के नाम आपको बताने हैं। 3 पारंपरिक तरीके कौन से हैं, यानी जिनसे जो सिंचाई है वो पुराने टाइम में की जाती थी, अब तो नहीं की जाती है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे, मोट हो जाएगा, ढलान आधारित सिंचाई की जाती थी। रहट, जो बैलों से, जो बैल ऐसे घूमते रहते थे, पानी निकालते रहते थे बाल्टी से और फिर डाला जाता था। ढेकली हो जाएगा। तो ये पुराने तरीके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नए तरीके कौन से हैं, मॉडर्न तरीके, आधुनिक तरीके कौन से हैं, तो उसके अंदर आप जो है ड्रिप तंत्र बता दोगे। मॉडर्न तरीकों में ड्रिप तंत्र हो जाएगा, क्लियर, ड्रिप तंत्र है। और फव्वारा सिंचाई, जो जैसे आपने देखा होगा ना कि वो फव्वारा सा चलता रहता है पार्क वगैरह में भी, तो वो फव्वारा सिंचाई होती है। और ड्रिप तंत्र क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ना, एक पाइप लगा दी जाती है और वहाँ से होल होते हैं और सीधा पौधा जहाँ पे लगा हुआ है ना उसकी जड़ में पानी जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप तंत्र। दिए गए मानव कर्ण के चित्र में पहचानना है ए और बी को, और नामांकित करना है। तो इसके अंदर बी क्या है, ये कर्णपटय हो जाएगी, कर्णपटय, या कान का पर्दा कह सकते हो, पर्दा हो सकता है, कर्णपटय हो सकती है। और ये क्या है, ये आंतरिक कर्ण है, आंतरिक
कर्ण। क्लियर? या और इसको डीपली अगर देखो तो ये जो है अर्धवृत्ताकार नलियाँ, अर्धवृत्ताकार नलियाँ हो जाएंगी, नलियाँ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यांत्रिक कण भी लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर कैसे निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता और आयाम में क्या रिलेशन है? देखिए ये क्या होते हैं, ये आयाम होते हैं। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, आयाम है। अब ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ध्वनि कैसी होगी, प्रबल होगी, तेज़ होगी। ठीक है, तो आयाम और प्रबलता में ये संबंध है कि जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा आयाम होगा उतनी ही ध्वनि प्रबल रहेगी। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जितना बड़ा आयाम होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र रहेगी, जोरदार रहेगी। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया गया है और मानव कान के 2 भागों के नाम लिखे। तो ये 2 भाग आप लिख सकते हो। अगला है विद्युत लेपन को परिभाषित करना है और किन्हीं 2 विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण देने हैं। तो विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत जो है विद्युत प्रवाह की सहायता से या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत की सहायता से। ठीक है, धातु की पतली परत किसी अन्य धातु पर या वस्तु पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपित के 2 उदाहरण लिख सकते हो, सोने या चांदी से लेपित आभूषण, उनके ऊपर हम परत चढ़ा देते हैं। जंगरोधी क्रोमियम लेपित मोटर के वाहन के पुर्जे, है ना, वो हो जाता है। जैसे कार के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है। साइकिल के जो हिस्से हैं उनके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। खाद्य वस्तुओं के ऊपर टीन की परत चढ़ा दी जाती है। तो कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो उस विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई 3 बिंदु आपको बताने हैं। तो किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो विलयन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी विलयन है उसके अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो क्या क्या हो सकता है ये बताना है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, जैसे पानी में से कराई तो वो टूटने लग गया, बुलबुले बनने लग जाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होती हैं उनके ऊपर बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। घोल के रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और धातुओं का निक्षेपण देखा जा सकता है, यानी कोई भी धातु जो है वो टूट टूट कर गिरने लगेगी और या दूसरे के ऊपर जो है उसके ऊपर विद्युत लेपन होना शुरू हो जाता है। यानी इस तरह का कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको खंड ग दिया गया है, मिलान करना है। तो सही मिलान करेंगे। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु एक मानव एकल कोशिका है, तो F हो जाएगा। अमीबा क्या है? अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, तो C हो जाएगा। हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है, मुकुलन के द्वारा जनन प्रक्रिया होती है, तो इसका आंसर E हो जाएगा। ठीक है, मेंढक के अंदर क्या रहेगा? मेंढक टेडपोल से मैच करेगा। ठीक है, इसकी एक ये अवस्था है, तो A हो जाएगा। भेड़ जो है पहला स्तनधारी क्लोन है, तो आंसर B रहेगा। गर्भ क्या है? गर्भ एक भ्रूण की अवस्था है जिसके अंदर हम बच्चे के अंगों को पहचान सकते हैं, तो वो हो जाएगा गर्भ, तो ये हो जाएगा D, भ्रूण की अवस्था। क्लियर? अब कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, कुछ व्यक्ति किसी बीमारी अथवा चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों को अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रतौंधी रोग। बहुत आसान है ना ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है किस में? प्रचुर मात्रा देखो वैसे तो गाजर में ज़्यादा होती है अगर सबके कंपेयर करें, लेकिन यहाँ पे दूध दही में भी होती है। ठीक है, मछली का तेल है, इसमें आंसर D है। ठीक है, तो आंसर इसका D रहेगा। क्लियर? उपरोक्त सभी में, तो ये सभी में पाया जाता है, कच्ची गाजर में भी और वैसे मछली के तेल में भी सबसे ज़्यादा मिलता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें सब आंसर आपका D हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है, लीवर, मछली, अंडे, डेयरी जितने उत्पाद होते हैं सब में, सब्जियों में, फलों में, उनमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन क्या है? तो चाक्षुष विकृति कौन होते हैं? जो जिनको दिखाई नहीं देता वे होते हैं, तो उसमें ब्रेल पद्धति आंसर हमारा सही रहेगा, ब्रेल पद्धति। अथवा में देखिए, नेत्र में शलाकाएं के लिए सुग्राही होती हैं। शलाकाएं किसके लिए सुग्राही होती हैं? शलाकाएं जो हैं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है,
और दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती है, शंकु कोशिकाएं। ठीक है, शंकु जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, जबकि शलाकाएं जो हैं वो मंद प्रकाश के लिए होती हैं। और कलर किससे देखते हैं हम, रंग भी शंकु कोशिकाओं की वजह से देख पाते हैं रंग। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिससे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यही तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो वो फ्यूज़ हो जाता है। तो विद्युत परिपथ में ये किसका प्रतीक है बच्चों, ये विद्युत सेल का प्रतीक है। और अगर एक से ज़्यादा जोड़ दी जाएं तो क्या बन जाएगी, वो बैटरी बन जाएगी। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, और इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन गई, ये एक बैटरी बन गई। अगर ऐसा आता है तो बैटरी होगा, और अगर एक सिंगल आता है तो विद्युत सेल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच डैश तथा परिपथ डैश हो। तो बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब स्विच ऑन होगा और परिपथ जो है वो कैसा हो, बंद होगा। तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो क्या होता है। तो जब बल्ब का तंतु टूट जाता है तो बल्ब जो है वो दीप्त नहीं होता है, वो जलेगा ही नहीं, दीप्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, उपकरण जिसका उपयोग आजकल फ्यूज़ के स्थान पर निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो फ्यूज़ जो है वो क्या है, एक सुरक्षा डिवाइस है जिसकी वजह से लाइट अगर ज़्यादा आ जाती है बिजली, तो क्या होता है कि घर के जो उपकरण हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। उसकी जगह पर अब किसका प्रयोग करते हैं, उसकी जगह पर अब हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं, लघु परिपथ विच्छेदक का। उसके बाद क्वेश्चन 15, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है क्योंकि किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन बहुत धीमे होती है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाते वो जीवित नहीं रह पाते। अब हम देखते हैं डैश और डैश अजैव घटकों के उदाहरण हैं। तो देखिए, अगर जैव घटक की बात की जाए, जैव घटक, तो जैव घटक में केवल पौधे और जंतु आएंगे, पौधे और जंतु, केवल ये दो जैव घटक हैं। बाकी जो भी है ना, चाहे सूर्य का प्रकाश है, मृदा है, पानी है, हवा है, वो सभी अजैव घटक होते हैं। तो इसमें सूर्य का प्रकाश और मृदा आ जाएगा। देखिए, पौधे इसमें जैव हैं, जंतु जैव हैं, जंतु जैव हैं, तो बाकी सारे गलत हो गए, डी हमारा राइट रहेगा। डॉल्फिन में अनुकूलन उन्हें वायु में डैश द्वारा सांस लेने की अनुमति देता है। तो किसके द्वारा, वात छिद्रों के द्वारा सांस लेने की अनुमति देता है हवा के अंदर। नेक्स्ट है, मेंढकों के पश्चपाद यानी जो उनके पैर होते हैं, जालयुक्त पदा उंगलियां, यानी जो उनके इस तरह से वेब्ड फिट होते हैं ना, जालयुक्त पदा उंगलियां, चौड़े चौड़े पैर होते हैं, वो किस में सहायता करते हैं, तो वो उनको तैरने में सहायता करते हैं। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्विड जो है वो क्या है। तो स्क्विड एक समुद्री जंतु है, ए हमारा राइट आंसर रहेगा। स्क्विड क्या है बच्चों, स्क्विड एक समुद्री जंतु है, ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।